सिंह सैनी के ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई आपने 13 की जगह 14 मंत्री क्यों बना दिए, उसमें भी उनको सफाई पेश करनी पड़ सकती है। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या अब संवैधानिक चीजों की अनदेखी करके कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी सरकार आगे बढ़ना चाहती है। अनिल विज ज्यादा उतावले दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं ये तो नहीं कहा जाएगा कि भाई अनिल विज आप काफी लंबे समय से पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर आपने काम किया है, तो आप एक काम करिए, घर बैठिए। क्योंकि श्रुति चौधरी का नाम सबसे जो है अहम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो कुछ समय पहले यहाँ पर दिखाई दे रही जाए तो राम कुमार गौतम एक बड़ा चेहरा है, अमित शाह एक बड़ा चेहरा है, जो यहाँ पर यदि बात करें ईश्वर सिंह एक बड़ा चेहरा है। ये तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी में थे, रामकरण काला जो है शाहबाद से विधायक थे, वो भी जननायक जनता। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 48 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बना ली। 48 विधानसभा सीटों को जीतने के बाद हरियाणा में जब 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो कुल मिलाकर 14 मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन 17 अक्टूबर के अगले ही दिन हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट जगमोहन भट्टी द्वारा जनहित याचिका दाखिल की जाती है, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि संविधान के 91वें संशोधन के तहत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतम संख्या में मंत्री यहां पर बनाए हैं। अगर देखा जाए तो विधानसभा की कुल संख्या के अनुसार कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 15% के करीब होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। इस आधार पर देखा जाए तो कुल मिलाकर हरियाणा में 13 मंत्री होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिलाकर 14 मंत्री होते हैं। इस आधार पर बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है कि अब किसी ना किसी से पद छीना जा सकता है, किसी ना किसी से विभाग छीना जा सकता है। अगर हाई कोर्ट के जरिए फैसला सुनाया जाएगा तब क्या भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी खलबली पैदा होती हुई नजर आएगी। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 5 नवंबर को सुनवाई हुई थी, जिस आधार पर देखा जाए तो 19 दिसंबर की तारीख निर्धारित कर दी जाती है कि अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। लेकिन नोटिस जारी कर दिया जाता है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार को और केंद्र सरकार को भी। जवाब मांगा जाता है कि आखिरकार आपने जहां 13 मंत्री होने चाहिए वहां पर 14 मंत्री क्यों बनाए। अब सवाल कई खड़े हो जाते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है या बीजेपी है अपनी मनमानी करती हुई नजर आई है, जबकि यहाँ पर कहा जाता है संविधान के अनुसार कि आप सिर्फ हरियाणा में जो विधानसभा की कुल संख्या है 90 विधानसभा सीटों के आधार पर आप यहाँ पर सिर्फ 13 मंत्री बना सकते हैं। आखिरकार 14 क्यों अगर की गया है तो क्या यहाँ पर मनमानी नजर आती है? देखिए, बिल्कुल। और जब से नायब सिंह सैनी सरकार के अस्तित्व में आई है और खासकर नायब सिंह सैनी के जो फैसले हैं, जिस तरह के उनके बयान हैं, वो लगातार चर्चाओं में ही बने हैं, विवादों में भी रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना है कि बीजेपी ने कोई बहुत सही फैसला किया है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी को अपने अंदर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। आप देखिए, अनिल विज लगातार हमलावर हैं, लगातार हमले करते हुए नजर आते हैं। राव इंद्रजीत भी बहुत खुश नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से पूरे के पूरे माहौल को देखा जाए, क्योंकि 13 मंत्री बनने थे 14 मंत्री बना देते हैं, तो क्या वो अब जो एक प्रक्रिया है कानूनन, क्या उसको भी वो उल्लंघन करना चाहते हैं और संवैधानिक जो चीज़ें क्या उनके साथ भी खिलवाड़ करना चाहते हैं? ये लगातार कहीं ना कहीं उनके ऊपर अब कई तरह के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ आरोप लग नहीं रहे बल्कि अदालत में सुनवाई भी उनके ऊपर हो रही है, उनसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाता है और तमाम चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी जिस तरह से सरकार में आए हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार आप देख रहे हैं किसी न किसी वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। और कई वजह तो ऐसी हैं, जाहिर बात है कि वो खुद से क्रिएट करते हुए भी नजर आते हैं। आप देखिए, पहली कैबिनेट की बैठक में कह देते हैं कि भाई आरक्षण में हम वर्गीकरण करने वाले हैं, अब उसको लेकर एक फैसला भी सुनाते हुए नजर आते हैं कि भाई ये अब लागू हो गया है। तो क्या यहाँ पर आपस में ही जो दलित समुदाय है उनके अंदर जो एक तरीके से द्वेष पैदा करवाना चाहते हैं? क्योंकि मायावती ने यही बात कही कि भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने के चक्कर में है जो नायब सिंह सैनी सरकार है, इसको कह सकते हैं इसको एक तरीके अप्लाई भी कर दिया गया है। तो ये तमाम जो चीज़ें बताती हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में चिंताजनक कही जा सकती है। क्योंकि अगर इस तरह के फैसले होंगे, क्योंकि इसी फैसले के खिलाफ आप देखिए जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो लगातार खफा दिखाई पड़ते हैं। चिराग पासवान की बात करें, वो कहते हैं कि भाई आरक्षण का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आरक्षण जो है ये कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि जो सामाजिकता की
कह सकते हैं भेदभाव और तमाम चीज़ें हैं, उसके आधार पर ये हुआ, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। और जब नायब सिंह सैनी इस बात का ऐलान करते हैं, तभी चिराग पासवान ने कहा कि उनकी जो अपनी मर्जी है वो करें, लेकिन हम अपने फैसले पर अडिग हैं। आपने देखा रामदास अठावले भी नाराज थे, इसके अलावा तमाम और भी लोग इससे बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें कि सहयोगी दल नाराजगी जाहिर कर रहे थे, यहाँ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए थे कि हम इस फैसले को लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी क्या दो रुख अपनाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल नाज़मीन, ये बात भी लगातार उठ के सामने आ रही है कि बीजेपी का स्टैंड इस पे क्लियर नजर नहीं आता। एक तरफ आप कहते हो कि भाई जब चिराग पासवान ने इसको लेकर हो हल्ला किया था, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यहाँ तक कि भारत बंद का जो तमाम विपक्षी दलों ने किया था उसको समर्थन करते हुए भी नजर आए थे। फिर खुद पीएम मोदी और तमाम बीजेपी के लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम इसको लागू नहीं होने देंगे। बाकायदा पीएम मोदी तो अपने तमाम जो कह सकते हैं सांसद हैं, SC ST से आते हैं, उनको बुलाकर बातचीत भी करते हैं और उसके बाद ये बयान निकल कर सामने आता है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। तो आखिर क्या मजबूरी आन पड़ गई कि हरियाणा में आखिर बीजेपी को इसको लागू करना पड़ गया? तो ये जो तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारी जो चीज़ें बनकर उभरती हैं कि यहाँ बीजेपी अपने कहे के अनुसार खुद अपने ही जाल में फंसती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि हरियाणा में लागू होता है तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि बीजेपी अपने तमाम राज्यों में लागू करवाना चाहती है, खासकर वहाँ पर जहाँ पर उसकी सत्ता पूरी तरह से कायम है। अब यहाँ जो सहयोगी दल जिनके अंदर ये डर बैठा हुआ है कि भाई अगर ये लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि दलित जो समुदाय हैं, खासकर चिराग पासवान देखिए, मांझी देखिए, रामदास अठावले देखिए, और अगर दूसरे दलों की बात करें जो बीजेपी के साथ नहीं है लेकिन फिर भी दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसमें मायावती, चंद्रशेखर आजाद प्रमुख रूप से हैं। मायावती ने भी इसको लेकर काफ़ी कह सकते हैं नाराजगी जाहिर की थी कि जो नायब सिंह सैनी है वो आपस में दलित समुदाय के बीच में एक लड़ाई लगवाना चाहते हैं, आपस में दंगे फसाद करवाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का पूरा मामला लेकर आए हैं जो सामाजिक दृष्टि से कहीं भी कह सकते हैं सही नहीं है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में जो कह सकते हैं कई चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ती हैं, और साथ में जो अब नायब सिंह सैनी के ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई आपने 13 की जगह 14 मंत्री क्यों बना दिए, उसमें उनको सफाई पेश करनी पड़ सकती है। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या अब संवैधानिक चीज़ों की अनदेखी करके कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी सरकार आगे बढ़ना चाहती है। अगर ऐसा होता है, और जैसा आप कह भी रहे थे शुरुआत में आपने कहा कि अगर ऐसा होता है किसी मंत्री को हटाना पड़ सकता है, तो आखिर वो नाम कौन होगा? इसको लेकर लगातार जो कह सकते हैं हरियाणा के अंदर सुर्खियां बन रही हैं, लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लगातार बयान भी कह सकते हैं कि दबी जुबान में ही सही लेकिन सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अनिल विज ज़्यादा उतावले दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं ये तो नहीं कहा जाएगा कि भाई अनिल विज आप काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर आपने काम किया है, तो आप एक काम करिए, घर बैठिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि अनिल विज के साथ में जिस तरह का सौतेला व्यवहार हुआ है वो ये बताने को काफ़ी है। और साथ में नायब सिंह सैनी को लेकर भी कहा जा सकता है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जब 6 महीने के मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उस समय भी अनिल विज को दरकिनार किया गया, ना तो कोई मंत्रालय दिया गया, ना कुछ दिया गया। और इस सरकार में भी ऐसा लगा कि उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, यानी गृह मंत्रालय उनको मिलेगा, लेकिन वो नायब सिंह सैनी ने अपने पास रख लिया और कह सकते हैं मंत्री तो बनाया, लेकिन वो उतना ताकतवर मंत्रालय नहीं दिया जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। क्योंकि आपको याद हो कुछ दिन पहले अनिल विज ने कहा था कि अगर मैं गृह मंत्री होता तो इस मसले को आराम से सुलझा लेता। तो ये ख्वाहिशें हैं जो अभी भी बनी हुई, लेकिन जिस तरह से अब ये 14 की जगह 13 मंत्री करने का जो लगातार दबाव बन रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी के अंदर नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई पड़े और जिस चेहरे को या जिस नाम को हटाया जाएगा वो बड़ी बगावत करता हुआ भी नजर आए। अनिल विज ना सिर्फ भरे मंच से ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं, ना सिर्फ अपनी ही सरकार को घेरते हैं, बल्कि जबकि 13 नवंबर को जो विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है उस दौरान भी अनिल विज का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के तहत उठाया जाता है, सुरक्षा का मुद्दा होता है। और अनिल विज एक ऐसा चेहरा हरियाणा विधानसभा में बनते हैं जो अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। दिनेश मेरे साथ है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है अभी सर ने जिस तरीके से कहा कि अनिल विज के साथ इंसाफ अभी तक नहीं होता हुआ नजर आया, जैसे कि बात करें लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे थे सीएम पद को लेकर, एक बड़े विभाग को लेकर, सरकारी आवास को लेकर, अब सुरक्षा का मुद्दा खुद उठाते हैं और ये कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे हराने के लिए मेरी हत्या की साजिश रची गई थी, इसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, अपनी ही सरकार को घेर रहे थे। जब सदन में ये मुद्दा उठता है तो ना अनिल विज बोलते हैं और ना ही बीजेपी की तरफ से कुछ बोला जाता है। क्या अनिल विज वो चेहरा हो सकते हैं? देखिए नाज़मीन, यहाँ पर देखा जाए तो अनिल विज कहीं ना कहीं पिछली जिम्मेदारियों को वापस पाना चाहते थे, और जिस तरीके से कैबिनेट में उनको नायब सिंह सैनी ने जब पहली बार शपथ ग्रहण की उस दौरान शामिल नहीं किया गया था, इससे आग बबूला भी नजर आए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से संबंधित भी तमाम बयान देते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी कांग्रेस पार्टी के फेवर में आए और भारतीय जनता पार्टी को
अंबाला सीट पर हार का सामना करना पड़ा। तो ये तमाम फैक्टर हैं और बीजेपी हाईकमान की नज़र में अनिल विज दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी भाषा शैली जो थी, जिस तरीके का उनका कामकाज का तरीका था, वो कहीं ना कहीं हाईकमान को इम्प्रेस करने वाला नहीं था। दूसरी तरफ देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री नहीं मिलने के कारण इस बार फिर से अनिल विज जो है कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं और उन्होंने जो बयान दिया कि मेरी हत्या करवाने की साजिश रची जा रही थी, इसका सीधा टारगेट यहाँ पर प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था पर है, क्योंकि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखकर कहीं ना कहीं अनिल विज अपने अंदर ही ये इस आग को और ज़्यादा हवा देते हुए नजर आ रहे थे कि वह सीएम कुर्सी के लिए कद्दावर नेता थे, लेकिन उनके पास विधायकों का समर्थन नहीं जुटा पाए अनिल विज, और न ही उनके समर्थित विधायकों ने कोई इस तरीके की बयानबाजी की कि जिससे अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ पर हाईकमान पर दबाव बनाया जाए। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरे मामले पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब फॉर्मर जो होम मिनिस्टर है वही इस तरीके का बयान दे रहा है कि मेरी हत्या की जा सकती थी, तो आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि प्रदेश में अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नफी सिंह राठी, जिनकी दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उस मुद्दे को भी उठाया और उन्होंने कहा कि साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि चाहे अनिल विज हो या मुख्यमंत्री यहाँ पर नायब सिंह सैनी हो, ये तमाम नेता जो हैं ये नाकाम होते हुए कानून व्यवस्था को लेकर जो है दिखाई दे रहे हैं। और दिनेश जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक सवाल लेना चाहूँगी कि चलिए हमने अनिल विज के बारे में चर्चा की कि वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी समय हो चुका है, उम्र दराज है, लेकिन अगर हम अनिल विज को अगर हटा दें तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्रियों की संख्या है, इस आधार पर कोई एक ऐसा चेहरा नज़र आता है जो विपक्षी पार्टियों से आया हो और आते ही उन्हें फौरन बड़ा विभाग मिल जाता है, मंत्री बना दिए जाते हैं? क्या कोई नया चेहरा भी हो सकता है जिन पर गाज भी गिर सकती है? देखिए, इनमें श्रुति चौधरी का नाम सबसे जो है अहम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो कुछ समय पहले यहाँ पर दिखाई दे रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से। भारतीय जनता पार्टी में आई, उनकी माता किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया जाता है, उनको यहाँ पर नायब सिंह सैनी कैबिनेट में शामिल कर दिया जाता है। तो ये तमाम ऐसे जो हैं उदाहरण हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जो दूसरे गुटों से आते हैं। यहाँ पर मंत्री पद को छोड़ दिया जाए तो रामकुमार गौतम एक बड़ा चेहरा है, अमित शाह एक बड़ा चेहरा है, जो यहाँ पर यदि बात करें ईश्वर सिंह एक बड़ा चेहरा है। ये तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी में थे, रामकरण काला जो है शाहबाद से विधायक थे, वो भी जननायक जनता पार्टी में शामिल थे, बीजेपी में आ जाते हैं, टिकट मिलती है, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो है दूसरे राजनीतिक दलों से आने वाले नेताओं की यहाँ पर बहुतायत देखने को मिलती है। कुछ वर्ष पहले तक का जिक्र कर ले तो राव नरबीर सिंह भी इनेलो में होते थे और चौधरी देवीलाल की सरकार में सबसे कम उम्र में हरियाणा के गृह मंत्री बनने वाले एक नेता हैं। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो मामला है पूरा की जो विधायकों की संख्या बल है उससे 15% तक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, और ये जो PIL दाखिल की गई है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, इस पर आगामी वक्त में देखना होगा कि सरकार का स्टैंड क्या रहता है, किस पर गाज गिरते हुए नजर आती है, क्योंकि बहुत से नाज़मीन अभी ऐसे चेहरे हैं जो मंत्री पद न मिलने के कारण नाकाम यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, नाखुश दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा भी अपना किसी न किसी तरीके से जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आगामी वक्त में कुछ बड़े चेहरों को जो कि विपक्षी दलों से आकर के सरकार में शामिल हुए हैं, कैबिनेट विस्तार के नाम पर उनकी छुट्टी कर दी जाए और यहाँ पर नायब सिंह सैनी सरकार जो है वो आगामी वक्त में जो तय सीमा है विधायकों की संख्या बल की, उसके अनुरूप ही यहाँ पर मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में जगह दे। देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से अगली सुनवाई में जो फैसला निकलकर सामने आएगा वही निर्धारित करेगा कि हरियाणा में मंत्रियों की संख्या कम होगी या फिर बरकरार रहेगी जो 14 मंत्रियों की संख्या यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी याचिका कई बार कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है, लगभग 2 बार यहाँ पर याचिका दाखिल की जा चुकी है। पिछले अगर हम बात करें कार्यकाल के दौरान, उस दौरान याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन इस बार बड़ा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला निकलकर सामने आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।